हमारा भारत जैसा कि आज विद्यमान है, ऐसा पहले नहीं था। हमारा भारत पहले अखंड भारत के रूप में विद्यमान था, लेकिन 7वीं सदी के आसपास यहाँ अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया और 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब अलेश ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। हालांकि इसके खिलाफ लड़ाई चलती रही। बाद में यह लड़ाई दिल्ली के मुस्लिम शासकों के कब्जे में रहा और फिर ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया। 1834 में एक प्रक्रिया के तहत 26 मई 1876 को रूसी व ब्रिटिश शासकों के बीच गंडामक संधि के रूप में निर्णय हुआ और अफगानिस्तान नाम से एक बफर स्टेट अर्थात राजनीतिक देशों को दोनों ताकतों के बीच स्थापित किया गया। इससे अफगानिस्तान अर्थात पठान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से अलग हो गए और 18 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर कई अभियानों का सफल नेतृत्व किया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस आक्रमण के दौरान सिंध के राजा दाहिर 679 और उनकी पत्नियां और पुत्रियां अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके शहीद हो गए। इसके बाद पंजाब और मुल्तान 977 ईस्वी में गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किया। उसने भारत पर 1001 से 1026 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। महमूद गजनवी ने सिंहासन पर बैठते ही पहले हिंदू शाहियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। उसने सन 1001 में राजा जयपाल को हराया, फिर 1008 में आनंद पाल को हराया। इसके बाद वह मुल्तान और पंजाब को तहस नहस करने के लिए निकल पड़ा। अफगान अभियान की लड़ाइयों में पंजाब पर अब गजनवी का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद के आक्रमणों में उसने मुल्तान, लाहौर, नगरकोट और थानेश्वर तक के विशाल भूभाग में खूब मारकाट की और बौद्ध तथा हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया। फिर सन 1018 में कन्नौज के विरुद्ध युद्ध हुआ। उसी समय उसने मथुरा पर भी आक्रमण किया और उसे बुरी तरह लूटा और वहां के मंदिरों को तोड़ दिया। उस वक्त मथुरा के समीप महावन के शासक कुलचंद के साथ उसका युद्ध हुआ। कुलचंद ने उसके साथ भयंकर युद्ध किया। उसका सबसे बड़ा आक्रमण 1026 में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। देश की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुशल स्थित और वर्तमान सौराष्ट्र के काठियावाड़ के सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। उसका अंतिम आक्रमण 1027 में हुआ था। बलूचिस्तान भारत के 16 महाजनपदों में से एक, संभवतः गांधार जनपद का हिस्सा था। 321 ईस्वी में यह क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। वर्ष 711 में मोहम्मद बिन कासिम और 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद बलूचिस्तान के लोगों को इस्लाम कबूल करना पड़ा। इसके बाद अगले 300 सालों तक मुगलों और गिलजियों का शासन रहा। अकबर के शासनकाल में बलूचिस्तान मुगल साम्राज्य के अधीन था। मुगल काल में इसकी अधीनता बदलती रही। बलूच राष्ट्रवादी आंदोलन 1666 में स्थापित मीर अहमद के कलात की खानात को अपना आधार मानता है। मीर नसीर खान ने 1758 में अफगान की अधीनता कबूल करने के बाद कलात की सीमाएं पूर्व में डेरा गाजी खान और पश्चिम में बंदर अब्बास तक फैल गईं। ईरान के नादिर शाह की मदद से कलात के खानों में
ब्रहुई आदिवासियों को एकत्रित किया गया और सत्ता पर काबिज हो गए। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर अधिकार जमा लिया। वर्ष 1876 में रॉबर्ट सैंडमैन ने बलूचिस्तान का ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया और 1887 तक इसके ज़्यादातर इलाके ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन में आ गए थे। अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को 4 रियासतों में बांट दिया था: कलात, मकरान, लत, लश, बेला और खारन। 20वीं सदी में बलूचों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। 1939 में अंग्रेजी राजनीति के तहत बलूचों के मुस्लिम लीग पार्टी का जन्म हुआ, जो हिंदुस्तान के मुस्लिम लीग से जा मिली। दूसरी ओर एक और नई पार्टी अंजुमन ए वतन का जन्म हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गई। अंजुमन के कांग्रेस के साथ इस जुड़ाव में खान अब्दुल गफ्फार खान की भूमिका अहम थी। जिन्ना की सलाह पर यार खान 4 अगस्त 1947 को राजी हो गए कि कलात राज्य 5 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा और उसकी 1938 की स्थिति बहाल हो जाएगी। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया। इसके बाद 1179 से 86 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर फतह हासिल की। इसके बाद उसने 1179 ईस्वी में पेशावर तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट पर अपने कब्जे को बढ़ा लिया। 1191 ईस्वी में उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह अपमानित और पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में गौरी को बंधक बना लिया गया, लेकिन महाराज पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अब की बार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। इसके बाद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया, जिसे चंदावर का युद्ध कहा जाता है। माना जाता है कि दूसरे युद्ध में कन्नौज नरेश जयचंद की मदद से उसने पृथ्वीराज को हरा दिया था। बाद में जयचंद को ही धोखा दिया था। इसी तरह मोहम्मद गौरी ने अपना अभियान जारी रखा और अंत में दिल्ली में गुलाम वंश का शासन स्थापित कर उत्तर भारत में इस्लामिक शासन की पुख्ता रूप से नींव डालकर वह पुनः अपने देश लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक उसके सबसे काबिल गुलामों में से एक था, जिसने एक साम्राज्य की स्थापना की। उसकी नींव पर दिल्ली सल्तनत था। खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल आदि राजवंशों की आधारशिला रखी गई थी। उक्त सभी ने भारत पर इस्लामिक शासन के विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े, अत्याचार किए और समय समय पर हिंदू जनता का धर्मांतरण भी करवाया। हालांकि गुलाम वंश के शासकों ने 1206 से 1290 तक ही शासन किया, लेकिन उनके शासन की नींव पर ही दिल्ली के तख्त पर अन्य विदेशी मुस्लिमों ने शासन किया, जो लगभग ईस्वी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु तक चला। अखंड भारत पर अंग्रेजों, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों ने पहले व्यापार के माध्यम से अपनी पैठ जमाई, फिर यहाँ के कुछ क्षेत्रों को सैन्य बल और नीति के माध्यम से अपने पुरअधीन करने का अभियान चलाया। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार जहांगीर ने 1618 में दिया था। जहांगीर और अंग्रेजों ने मिलकर 1618 से लेकर 1750 तक भारत का अधिकांश हिंदू रजवाड़ों को छल से अपने कब्जे में ले लिया था। इस तरह के इरादों से इन मुसलमानों ने हमारे देश और हमारे धर्म को बर्बाद किया। बंगाल उनसे उस समय तक अछूता था। उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला